स्टूडेंट्स, मैं ताराचंद सर आपके सामने आया हूं सबसे पहले तो एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मुझे अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल? ये कुछ हमारे लिए तो नया नहीं है। 11th में ऑलरेडी हम लोगों ने कैपिटल का मीनिंग पढ़ लिया था और हम सबको पता है कि कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। या सिंपल वर्डिंग में मैं ये भी कह सकता हूं कि कैपिटल मींस अ फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड चाहिए दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अच्छा, लेकिन आप नोटिस करिए जब आप अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जैसे कि काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने ओसी या बीएस में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाऊं तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में जहां सिंगल ओनर होता है वहां एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस में जाऊं तो पार्टनरशिप बिजनेस में जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे, उस केस में एक नया टर्म आपको मिलेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर मैं कंपनी के केस में जाता हूं तो कंपनी के केस में एक नया वर्ड फिर से मुझे मिलेगा जिसका नाम है इज अ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब सर क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले शेयर कैपिटल का मतलब, व्हाट इज शेयर कैपिटल? इसका लिटरल सेंस में मीनिंग देखा जाए तो निकलता है कि इज अ कैपिटल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जो ऐसा कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। तो कहने का मतलब दोस्तों, कंपनी का जो कैपिटल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल। जैसे कि आप में से कुछ बच्चों को ये वीडियो देखते समय में भी ऐसा हो सकता है कि भूख लगी होगी, हंग्री होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक केक मंगाते हैं और केक मंगाने के लिए हम ताराचंद सर अकेले पैसे नहीं डालेंगे। केक मंगवाने के लिए हम टीटीएमएम करेंगे। टीटीएमएम बोले तो तेरा तू मेरा मैं। तो हमें से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट 10-10 रुपए कंट्रीब्यूशन देगा। जैसे कि ताराचंद सर 10 रुपए देंगे, पवन 10 रुपए देगा, हर्षिता 10 रुपए देगी, देन युविका 10 रुपए देगी, अनसवाला 10 रुपए देगा, कपिल 10 रुपए देगा, प्रतीक 10 रुपए देगा। ऐसा करते करते हम लोगों ने 100 रुपए कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया। लेकिन उनमें से जो हर्षिता थी ना, हर्षिता को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, तो हर्षिता ने 10-10 रुपए 2 बार कंट्रीब्यूट किए। अच्छा, 10-10 रुपए 2 बार कंट्रीब्यूट किए और बाकी हम सब ने 10-10 रुपए डाले। कुल मिला के कितने रुपए जम गए? 100 रुपीस हमने जमा लिए। अच्छा, 100 रुपए जमा लिए और 100 रुपए इकट्ठा करके हमने केक लाने के लिए मीत को भेज दिया। मीत गया और 100 रुपए का केक लेके आ गया। तो मुझे बताइए, इस लाए हुए केक के ऊपर हक किसका? नो डाउट यार, उन सभी का who has contributed ₹10 for this cake, है ना? तो सबसे पहले तो लाए हुए केक को हम क्या करेंगे? खाएंगे। लेकिन खाएंगे यानी ऐसे ही मुंह लगा के थोड़ी खाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानवर थोड़ी है यार। तो उसे खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो केक है उसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड यानी उसके पीसेस करने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए, हम कितने लोग थे? मैंने 10 रुपए डाले थे, पवन ने 10 रुपए डाले, देन अमित ने 10 रुपए डाले, देन युविका ने 10 रुपए डाले, अनस पवन, हर्षिता ने 10-10 रुपए 2 बार 20 रुपए डाले। उसको ज्यादा भूख लगी थी ना, हाँ, तो उसने 20 रुपए डाले। ऐसा कुल मिला के हमने 100 रुपए इकट्ठा किए। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? मेरे ख्याल से 9 नंबर ऑफ पर्सन शुड बी देयर। 9 लोग होने चाहिए, क्योंकि हर्षिता ने 10-10 रुपए 2 बार डाले थे ना, हाँ, तो 9 लोग होने चाहिए। तो क्या मैं केक को 9 पीसेस में डिवाइड करूं? नहीं, 9 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो हर्षिता का लॉस है ना उसमें,
क्योंकि हर्षिता ने 10-10 रुपए 2 बार डाले थे, मुझे 10 पीसेस में ही डिवाइड करना पड़ेगा। 10 पीसेस इंटू 10, ऐसे 100 रुपए इकट्ठा हुए ना, तो 10 पीसेस में ही डिवाइड करना पड़ेगा। हर्षिता को 2 पीसेस देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, लाइन में केक को 10 पीस में डिवाइड कर दिया। ये रहा 10 रुपए वाला एक पीस, 10 रुपए वाला एक, 2, और ये तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठवा, सातवां, then 8, 9 और ये 10, हो गए 10 पीसेस। ऐसे 10 पीसेस में हमने केक को डिवाइड किया। अब उनमें से जिसने इसमें कंट्रीब्यूशन डाला था, उनमें से हर एक व्यक्ति को एक पीस ऑफ केक बटेगा। जैसे कि एक केक का पीस युविका को जाएगा, एक पवन को जाएगा, एक अनस बावला को जाएगा। हर्षिता ने 2 बार 10-10 रुपए दिए, तो हर्षिता को 2 पीसेस जाएंगे। अच्छा, ताराचंद सर ने भी 10 रुपए दिए थे, तो ताराचंद सर को ये बड़ा वाला पीस जाना चाहिए, है ना। ताराचंद सर ने डिवाइड किया, पीसेस किए, तो उनको एक एटलीस्ट इतना तो बनता है। 10 रुपए वाला एक पीस, उसके अलावा एक पीस अमित को जाएगा, एक पीस जाएगा कपिल को, एक जाएगा कार्तिक को, उसके अलावा एक पीस जाएगा सार्थक को। ऐसे हमने पीसेस किए और सारे लोगों को बांट दिए। Who has contributed ₹10 for this cake? सही है। अब मुझे बताइए, उस हर एक व्यक्ति को मैंने पीस ऑफ केक दिया, कैन आई से मैंने पार्ट ऑफ केक दिया? अच्छा, कैन आई से मैंने शेयर ऑफ केक दिया? अच्छा, शेयर ऑफ केक दिया, शेयर यानी क्या, इज अ पार्ट ऑफ केक ना। तो ऑन दी सेम ट्रैक इन केस ऑफ कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी का जो 100 रुपए का कैपिटल होता है, वो 100 रुपए का कैपिटल डिवाइडेड होता है बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट में, और उनमें से हर एक पार्ट को बोला जाता है इज कॉल्ड एज शेयर। जैसे कि 100 रुपए का कैपिटल कंपनी के केस में हमने क्या किया, छोटे-छोटे 10-10 रुपए वाले टुकड़ों में बांट दिया, एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। और इन छोटे-छोटे टुकड़ों का मिला के जो बड़ा 100 रुपए वाला कैपिटल बना ना, उसे बोला जाता है इज अ शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज शेयर कैपिटल? सो शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जो बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। तो मैंने स्लाइड में लिख के रखा हुआ है, व्हाट इज शेयर कैपिटल? इज अ कैपिटल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इनमें से हर एक टुकड़े को क्या बोला जाएगा? शेयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर इज अ टुकड़ा, इज अ पार्ट। लेकिन सर किसका पार्ट? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा इज कॉल्ड एज शेयर। जैसे कि लिखा हुआ है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कंपनी के केस में भी जो 100 रुपए का कैपिटल होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, एंड दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। उसके बाद a person who purchased this share, जैसे कि कार्तिक, कपिल, अमित, ताराचंद सर, is called as shareholder। उसे बोला जाएगा shareholder। So what is shareholder? Shareholder is a person who purchased the share of the company, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे, is called as shareholder। अब इस केस में शेयर का एक टुकड़ा, एक पीस ऑफ केक, केक नहीं कैपिटल, 10-10 रुपए वाला है, इसे बोला जाता है शेयर की फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? शेयर की फेस वैल्यू, जो कि है 10 रुपीस। और ऐसे हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स है रे? 10 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 10 into 10 बन गया ना 100 रुपए। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में कि क्या सर शेयर की फेस वैल्यू ऑलवेज 10 रुपए ही होनी चाहिए क्या? आवश्यक नहीं है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए भी हो सकती है, 5 रुपए भी हो सकती है, 2 रुपए भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है, या 100 रुपए भी हो सकती है। ये बोला जाता है कि एज पर लॉ आप 1 रुपए तक के शेयर की फेस वैल्यू मिनिमम रख सकते हैं, मैक्स ऑन लिमिट है, 500 भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 1 रुपए से नीचे चिल्लर में
शेयर की फेस वैल्यू नहीं चलेगी। तो जैसे कि लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। ऐसे 10 रुपए वाले कंपनी ने 120 नंबर ऑफ शेयर्स जनता को बेचे, 120 नहीं 120 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जनता को बेचे और जनता से 1200 करोड़ रुपए उठाए। वैसे ही विप्रो ने फेस वैल्यू 10 रुपए वाले 10 करोड़ नंबर ऑफ टुकड़े शेयर्स बेचे और मार्केट से 100 करोड़ उठाए। वैसे ही इंफोसिस ने फेस वैल्यू 5 रुपए वाले 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बेचे और मार्केट से 100 करोड़ उठाए। ऐसे ही विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने फेस वैल्यू जिसके एक शेयर का था 2 रुपए, ऐसे 10 करोड़ शेयर्स बेच के मार्केट से 20 करोड़ उठाए। अच्छा, एल्की इक्विपमेंट्स लिमिटेड, आप अगर कभी पेट्रोल पंप पे हवा भराने के लिए गए तो वहां जो मशीन एयर फ्लो वाली मशीन होती है ना, उस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है एल्की इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो एल्की इक्विपमेंट्स लिमिटेड के शेयर की एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है और ऐसे 50 करोड़ शेयर्स बेच के उन लोगों ने मार्केट से 50 करोड़ रुपए उठाए। सही है। अब यहां से आपको ये क्लियर होता है कि फेस वैल्यू 1 रुपए भी हो सकती है, 2, 5, 10, 100, 500, 1000, 1 रुपए से कम नहीं चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है। अच्छा, अब इन 10-10 रुपए वाले का मिलके बना शेयर कैपिटल जो कि 100 रुपए था। ये 100 रुपए बिजनेस में लगा के कंपनी क्या करेगी? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब कमाए हुए 20 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर हक किसका? जिसने वो 100 रुपए लगाए थे वो कौन थे? शेयर होल्डर्स। तो नो डाउट उसके ऊपर हक भी शेयर होल्डर्स का ही होना चाहिए। तो शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स खरीद के कंपनी में पैसे डाले, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इस कमाए हुए 20 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर भी हक उन्हीं का है। तो इस 20 रुपए के प्रॉफिट को हम बांट लेंगे। कितने लोग थे हम, कितने शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स याद करो, 9 ना। हाँ, तो 9 लोगों में बांटो कि 10 नंबर्स में बांटो? 10 नंबर्स में बांटना पड़ेगा, है ना। तभी तो हर्षिता को ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि हर्षिता ने तो 2 बार 10-10 रुपए डाले थे ना बिजनेस में। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10। तो 10 से डिवाइड मार के हर शेयर के पीछे 2 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। हर एक उस व्यक्ति को जिसने 10 रुपए डाले थे उसे 2 रुपए पर शेयर प्रॉफिट पे किया जाएगा। तो ये जो 2 रुपए पर शेयर प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे कि ताराचंद सर ने एक शेयर खरीदा तो 2 रुपए प्रति शेयर, यानी उस रेट से ताराचंद सर को 2 रुपए का प्रॉफिट का चेक घर पे आना चाहिए, है ना। और उसके अलावा हर्षिता ने 2 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे तो 2 into 2 हर्षिता के घर पे 4 रुपए का चेक आना चाहिए प्रॉफिट का। और उसके अलावा युविका ने एक शेयर खरीदा तो 1 into 2, यानी युविका के घर पे भी 2 रुपए का प्रॉफिट का चेक आना चाहिए। तो कंपनी ने कमाए हुए प्रॉफिट के टुकड़े टुकड़े करके जो सारे शेयर होल्डर्स के घर पे भेजे, सर उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाता है इज कॉल्ड एज डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसे? इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? तो सो डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड is a part of profit. प्रॉफिट का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, ये 20 रुपए कमाए हुए प्रॉफिट के टुकड़े हैं ना, तो इसे बोला जाता है डिविडेंड। सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। समझ गया? तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। चलो यहां तक के हमारा हो गया। अब उसके बाद जो कंपनी के शेयर्स है 10-10 रुपए वाले, ये शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा है इज अ प्रेफरेंस शेयर। पहला कौन सा बोला मैंने? इक्विटी शेयर, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। सर दोनों में फर्क क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इक्विटी शेयर्स को खरीदने वाले कहलाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर और
और प्रीफरेंस शेयर खरीद के कंपनी में पैसा डालने वाले कहलाएंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी, दोनों के दोनों कौन है कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स। और दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के नेचर ऑफ राइट्स, अधिकारों में फर्क है, राइट्स में फर्क है। तो मैंने वैसे ही दोनों के बारे में यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले देखिए इक्विटी शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर? तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन तो एकदम ही बात है। इक्विटी शेयर मींस अ शेयर व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं वो इक्विटी शेयर्स। और सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? सो प्रेफरेंस शेयर मींस अ शेयर व्हिच हैज अ प्रायोरिटी। सही है ना, प्रेफरेंस नाम से पता चलता है प्रेफरेंस यानी किसी भी बात का प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। अच्छा, किस बात की प्रायोरिटी है? which has a priority for the payment of dividend। यानी कंपनी में अगर प्रॉफिट कमाया तो कमाया हुआ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में भी बटेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी बटेगा। तो सबसे पहले डिविडेंड बटेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद अगर कुछ बचा ना तो इक्विटी को बटेगा। which has a priority for the payment of dividend profit and for repayment of capital। यानी कल जाके कंपनी का बिजनेस वाइंड अप हुआ तो पैसा तो दोनों का लगा था, इक्विटी वालों का भी और प्रेफरेंस वालों का भी। तो सारी असेट बेच के जो पैसा आएगा कंपनी को वाइंड अप के समय, उनमें से सबसे पहले पैसा रिफंड होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो ये उसे प्रायोरिटी दी हुई है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले और कैपिटल वाइंड अप के समय सबसे पहले। हाँ, उसके बाद जो प्रॉफिट या सरप्लस असेट बचेगी उसके ऊपर अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा। ठीक है, आपको अगर ये डेफिनेशंस लिखने हैं तो आप लिख लो। मैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फिर से एक बार मेरे लैंग्वेज में मैं आपको सिंपल भाषा में समझा के दूंगा। पहले लिखना होगा तो लिख लो, मैं 1 से 2 मिनट रुकूंगा। तो मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर मींस व्हाट? इक्विटी शेयर मींस अ शेयर व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर मींस अ शेयर व्हिच हैज अ प्रायोरिटी, जिसे प्रायोरिटी है। किस बात की प्रायोरिटी है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड की और दूसरा कैपिटल लौटाने की। अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को ताराचंद सर के लैंग्वेज में सिंपल भाषा में समझते हैं। कैसे? सुनो, मेरे हिसाब से ये तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन हो गई, लेकिन ताराचंद सर की भाषा में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं कहता हूं घर वाले, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ कोर्स बाहर वाले। बाहर वाली नहीं है, बाहर वाले, घर वाली नहीं, घर वाले। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले तो बाहर वाले। अच्छा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक किस्सा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक आध दिन घूमते घूमते हर्षिता तुम्हारे घर पे, हर्षिता के घर पे ताराचंद सर चले गए। चलेगा? ताराचंद सर आए तो हाँ, तो ताराचंद सर हर्षिता के घर पे चले गए। अच्छा, ताराचंद सर के साथ ताराचंद सर, प्राची मैम, देन किक्की मैम, उसके बाद कपिल, युविका, पवन, अनस बावला, हाँ, उसके अलावा मी, उसके अलावा सुवर्णा, उसके अलावा कार्तिक भी, हम सब लोग मिलके एक दिन हर्षिता के घर पे गए। अब हर्षिता के घर पे जाने के बाद कौन कौन से स्टेटस में चला गया एक बार आप सोच के देखिए। ताराचंद सर, प्राची मैम, केतकी मैम, अमित, पवन, युविका, सुवर्णा, ये सारे के सारे कहलाएंगे बाहर वाले, बोले तो मेहमान लोग। और जो हर्षिता है वो कहलाएगी घर वाले, बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। और हम बाहर वाले बोले तो कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और हर्षिता बोले तो कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, घर वाले ना। हाँ, तो हर्षिता आपके घर पे ताराचंद सर, प्राची मैम, केतकी मैम, हम सब आ गए। अब हमारे आने के बाद हमको कुछ खिलाओगे ना?
हाँ तो हमको खिलाओगे, चलो क्या खिलाओगे आप ही सोच के मुझे बताइए। जहां तक कि मुझे पता है सारे लड़कियों को मैगी बनाना तो आता ही है, इतना तो आता ही है। अब आपके घर पे आने के बाद मैगी करने का आपने तय किया, सपोज। अच्छा, मैगी करने का आपने तय किया, ऐसा हुआ क्या कि हर्षिता आपके घर पे आने के बाद कपिल ने किचन में घुस के बोला कि नहीं मेरे को मैगी खानी है, ऐसा बोला क्या? नहीं ना। यानी घर के डिसीजन मेकिंग राइट्स किसके पास थे? तो घर के डिसीजन मेकिंग राइट्स थे हर्षिता के पास, बोले तो घर वाले, बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। वो डिसीजन मेकिंग राइट्स कभी भी बाहर वालों के पास नहीं आ सकते। तो ऑन द सेम ट्रैक इन केस ऑफ कंपनी, तो कंपनी के केस में जो वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग राइट्स। कंपनी के केस में कोई भी फैसला वोट डाल के किया जाता है। वो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के फैसले नहीं लेते। जैसे मिनिस्टर चुनना है तो हम कैसे चुनते? चिल्ला चिल्ला के चुनते क्या? हम लोग मिनिस्टर चुनते समय वोट डालते और मिनिस्टर अपॉइंट करते। मोदी को कैसे चुना? वोट डाल के चुना ना, यानी आपने फैसला लिया ना। तो वैसे ही कंपनी के केस में वोट डाल के हम डिसीजन लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, लेकिन प्रेफरेंस के पास नहीं है, घर वालों के पास रहेंगे ना ऑब्वियसली। जैसे हर्षिता के पास था, हर्षिता ने डिसाइड किया कि मैगी बनाना है सर के लिए, सो बनाया। सो द डिसीजन मेकिंग राइट्स लाइज विद शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, हर्षिता। ठीक है। अच्छा, हर्षिता सपोज आपने मैगी कैसे, यानी अच्छी मैगी बनाई। अब मैगी बनाने के बाद सबसे पहले मुझे बताइए मैगी खाएगा कौन? तो मैगी खाएगा नो डाउट बाहर वाले मेहमान लोग, बोले तो भगवान होता है, बोलना मत। तो हर्षिता सबसे पहले मैगी खाएंगे ताराचंद सर, इतकी मैम, प्राची मैम, युविका, पवन, ये लोग मैगी खाएंगे क्योंकि वो मेहमान लोग हैं, तो उनको प्रायोरिटी है मैगी खाने की। वो बाहर वाले हैं, उनको प्रायोरिटी है। हाँ, अंदर हर्षिता तुम्हारा पैसा भी चलता होगा, लेकिन हम लोगों को मैगी खाने के लिए प्रायोरिटी है। और बाद में कढ़ाई में बची कुची मैगी कौन खाएगी? हर्षिता, है ना। तो ऑन दी सेम ट्रैक इन केस ऑफ कंपनी के केस में अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट, कमाया हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के स्वरूप में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को बटेगा। लेकिन सबसे पहले किसको बटेगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट यानी डिविडेंड बटेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए प्रायोरिटी फॉर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं है। सही है। तो सबसे पहले प्रॉफिट बोले तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बटेगा। बाद में अगर कुछ मैगी बोले तो प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को खाने को मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि सर प्रॉफिट बटेगा तो कितना बटेगा? मैगी बटेगी तो कितनी बटेगी बाहर वालों को, गेस्ट लोगों को? तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग जब भी उनको नाश्ता ब्रेकफास्ट देते हैं तो एक फिक्स पोर्शन वाइज देते हैं। तो आपका घर का नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे यानी ताराचंद सर महाराष्ट्रियन है, तो मेरे घर पे तो यही होता है कि जो भी गेस्ट आएंगे मेरे घर पे नॉर्मली पोहे बनते या फिर उपमा बनता। तो एक फिक्स प्लेट पे हम पोहे दे देते, खा भाई और तो निकाल ले। तो नॉर्मली फिक्स रेट से चलता है। तो वैसे ही ऑन द सेम ट्रैक इन केस ऑफ कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है तो कमाए हुए प्रॉफिट में से जब प्रेफरेंस शेयर बेचे गए थे ना, उसी समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बता दिया गया था कि आपको जो हम डिविडेंड बांटेंगे वो 10% के रेट से फिक्स बांटेंगे। यानी जैसे कि पवन ने खरीदा हुआ ये प्रेफरेंस शेयर था, उसके बाद ये भी प्रेफरेंस शेयर युविका ने खरीदा हुआ, अमित ने खरीदा हुआ प्रेफरेंस शेयर, ताराचंद सर का प्रेफरेंस शेयर, कार्तिक का भी प्रेफरेंस शेयर, 1 2 3 4 5 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने खरीदे। और मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डिविडेंड क्या बताने में आया था इनको, फिक्स रेट से 10% का लगाए हुए कैपिटल का, प्रॉफिट का नहीं, कैपिटल का। कितना लगाया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने? 10 10 10 10 10 50 रुपए, 50 रुपए का 10% 5 रुपए।
यानी एक शेयर के पीछे 10 रुपए का 10%, 1 रुपया प्रति शेयर हर साल डिविडेंड बटेगा। वो कभी कम ज्यादा नहीं होने वाला। प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड बटेगा तो 1 रुपया प्रति शेयर, 10 रुपए का 10%। सही है। तो कमाए हुए प्रॉफिट में से हमने फिक्स रेट से डिविडेंड बांट दिया। जैसे कि सपोज मेरा प्रॉफिट था 20 रुपए का, उसमें से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड बढ़ गया 5 रुपए, तो जो बचा, कितना प्रॉफिट बचा, 15 रुपए। इस 15 रुपए के प्रॉफिट को बोला जाता है परफेज। परफेज बोले तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, ये 15 रुपए का प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स को बटेगा जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। अच्छा सर, अब कितना बटेगा? तो बचे कितने इक्विटी शेयर होल्डर? ये इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी इक्विटी, ये भी इक्विटी, ये भी इक्विटी, ये भी इक्विटी, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर ऑफ शेयर्स के पीछे, यानी एक शेयर के पीछे 3 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट बटेगा। 5 3 3 रुपए प्रति शेयर, यानी एक शेयर होल्डर को 3 रुपए बटेगा। सही है। यानी यहां से क्या प्रूव होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है। उनके लिए प्रॉफिट ज्यादा बचा तो डिविडेंड ज्यादा बटेगा, कम बचा तो कम बटेगा, नहीं बचा तो नहीं बटेगा। जैसे हर्षिता ने की हुई मैगी, हमको तो फिक्स प्लेट, एक प्लेट सबको वही मिल गई, लेकिन कढ़ाई में बची कुची मैगी किसकी है? हर्षिता की है, घर वालों की है। ज्यादा बची तो उसको ज्यादा खाने को मिलेगी, कम बची तो कम खाने को मिलेगी, नहीं बची तो नहीं खाने को मिलेगी। तो ऑन द सेम ट्रैक, इन केस ऑफ कंपनी द रेट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फिक्स होता है। उनको हर साल डिविडेंड फिक्स रेट 10%, 15%, 20%, जो भी होगा उस रेट से पे किया जाएगा। और रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी का कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज दैट इज डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। समझ गया? अच्छा, उसके बाद हमारे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, हर्षिता वाले स्टोरी को लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हर्षिता तुम्हारे घर पे आने के बाद, सपोज आपके घर पे हर्षिता कोई डॉगी है, डॉगी कुत्ते का छोटा बच्चा, हाँ, उस डॉगी ने मेरे ऊपर, प्राची मैडम के ऊपर, अनस बावला के ऊपर अटैक किया, हमला किया। अब हर्षिता मुझे बताइए, हमारे ऊपर अटैक करने के बाद बीच में किसी को आना पड़ेगा ना, तो बीच में आएगा कौन? भूलना मत, मेहमान भगवान होता है। तो इसलिए बीच में हर्षिता को ही आना पड़ेगा, हर्षिता को बोलना पड़ेगा, ए डॉगी काटना है तो मेरे को काट, मेहमान लोगों को कुछ मत कर। यानी हर सिचुएशन में मरने के लिए तैयार रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर, बोले तो घर वाले, बाहर वाले नहीं। सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कि कल जाके अगर कंपनी का वाइंड अप हुआ, बिजनेस बंद होगा तो सारी एसेट बिकेगी, बेच के लायबिलिटीज का रीपेमेंट होगा। अब बचे हुए पैसे जो भी रहेंगे, धंधे में तो दोनों के लगे थे, इक्विटी शेयर होल्डर के भी लगे थे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी लगे थे। तो सर पैसा पहले रिफंड किसका होगा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा पहले वापस होगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो प्रायोरिटी प्रेफरेंस को रहेगी। जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो उस समय सबसे पहले पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लौटाए जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ फंड बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा, घर वालों को मिलेगा, नहीं तो नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो समझ गया सबको? तो इस प्रकार से मेरी लैंग्वेज में मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, डिफरेंस आपको समझा दिया। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमने क्या देखा? व्हाट इज शेयर कैपिटल? इज कैपिटल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स and every part is called as share. तो what is share? Share is a part of capital. फिर हमने देखा a person who purchases the share is a shareholder.
फिर हमने देखा कि अब इन्हीं शेयर कैपिटल को धंधे में लगा के कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, कमाया हुआ प्रॉफिट टुकड़े टुकड़े में करके डिवाइड करके सारे शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट बांटा गया उसे बोला जाता है डिविडेंड। सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर की डेफिनेशन हमने देखी, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं, व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर। एंड सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? अब ये मत बोलना व्हिच इज नॉट इक्विटी, दैट इज प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब है, प्रेफरेंस शेयर मींस अ शेयर व्हिच हैज अ प्रायोरिटी, जिनको प्रायोरिटी है। सर किस बात की प्रायोरिटी है? फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस को बटेगा, कंपनी बंद हो गई तो कैपिटल भी रिफंड प्रेफरेंस का पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ ये लेक्चर फिनिश हो जाता है, यहाँ हम रुकते हैं। आगे का लेक्चर आपको मैं अगले वीडियो के थ्रू